चलो आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल लागू। ठीक है। तो अब हमको दो क्या करना है। अभी तक जो भी पढ़े थे, कल जो हम लोग पढ़े कि दो समांतर धारावाही चालक तार से करंट जब पास करता है तो इसके बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है या फिर कितना बल लगता है, इसको हम निकालें। आज हमको ये निकालना है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल लागू निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई एक धारा लूप ले लेंगे। ठीक है। और उस पर कितना बल लगेगा ये हमको निकालना है। ठीक है। तो एक हम कुछ प्रयोग करने के लिए कुछ ले रहे हैं। तो इसका हम एक फिगर बनाएंगे और समझाते हैं तुम लोग को। तो जरा समझना, पहले हम यहां पर क्या करेंगे। जैसे मान लो कि एक चुंबकीय क्षेत्र हम ले लेते हैं। ठीक है। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेना है। ठीक है। मान लो कि ये हम चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं। ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हमको एक धारा लूप लेना है। ठीक है। सिर्फ हमको दो एक प्रकार का एक क्वाइल हमको बना कर लेना है। क्वाइल कहने एक आयताकार हम लूप यहां पर ले रहे हैं। ठीक है। मान लो कि इस प्रकार से हम एक लूप लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम एक आयताकार एक लूप लेते हैं जिसका नाम देते हैं PQRS। ठीक है। तो ये हम क्या है कि एक वायर लिए। ठीक है। एक वायर अभी अगर आता समझा देते, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, कहने का अर्थ हुआ कि जैसे मान लो कि एक हम कपड़ा ले रहे हैं, एक कपड़ा से एक लूप बनाते हैं। ठीक है। समझना, जैसे इस प्रकार है, इसको अगर हम मोड़ सकते हैं कि नहीं, आयताकार रूप में मोड़ सकते हैं, इसे चरकोट रूप में मोड़ सकते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से हम एक वायर लिए और वायर को हम क्या किए, एक आयताकार बना दिए। क्या बना दिए? आयताकार बनाए हैं। मान लो कि ये आयताकार को इस प्रकार से है और इसमें हम बहुत सारे वायर को लपेट देते हैं तो कैसा बनेगा? आयताकार ही बनेगा। जब ये आयताकार है तो इसमें हम बहुत सारे, अगर हम आयताकार को अगर हम लूप तार को अगर लपेट देते हैं तो एक ऐसा लूप बनेगा, आयताकार लूप बनेगा। लूप कहने के मतलब होता है बंद आकृति। ठीक है। तो ये आपका बंद है। ठीक है। लूप हिंदी में बोलते हैं, क्वाइल भी बोल सकते हो। एक क्वाइल हो गया। तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं कि एक हम चुंबकीय क्षेत्र में PQRS एक आयताकार हम लूप लिए हैं, जिससे मान लो कि I विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। कौन कितना विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है? I। मान लो I का प्रवाह इधर गया, फिर यहां पर आएगा तो ऐसे जाएगा, इसमें घूमेगा, फिर यहां पर आएगा तो यही विद्युत धारा इस तरफ में जाएगा, फिर यहां से आएगा तो यहाँ इस तरफ जाएगा। यहाँ I का डायरेक्शन इस तरफ हो रहा है, यहाँ I का डायरेक्शन ऊपर होगा, यहाँ I का डायरेक्शन इस तरफ होगा। एक प्रकार से चारों तरफ घूमेगा कि नहीं। जब इसमें हम विद्युत धारा की प्रवाह करेंगे तो P से मान लो चलना स्टार्ट करते, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर इसमें मुड़ेगा, फिर इसमें मुड़ेगा। ठीक है। अब इसको अगर हम रख दिए हैं तो ये आयताकार लूप के कारण इसमें कितना टॉर्क उत्पन्न होगा। टॉर्क समझते हो, झटका एक प्रकार से होता है। जैसे मान लो ये है, इसको अगर हम दो जगह पर इस पे अगर बल लगे, ठीक है, इसे मान लो कि एक बल हो, मान लो कि इस साइड में लग रहा है, क्या हो रहा है, इस साइड में लग रहा है, और एक बल अगर मान लो इस साइड में लग रहा है, वो इधर खींचेगा, वो इधर खींचेगा, तो ये ऐसे घूम जाएगा कि नहीं। मान लो कि ये तुम्हारा इस प्रकार से और इस प्रकार से है, तो एक दोनों छोर पे हम लगा रहे हैं, एक नीचे वाला छोर पर है, एक ऊपर वाला छोर पे है। अगर ये इस तरफ खींचे और ये इस तरफ खींचे तो ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा, ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो ये जब घूमेगा तो इसी को हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलेंगे? टॉर्क। इसमें कितना झटका उत्पन्न होगा, इस प्रकार से कितना रोटेट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क कहते हैं। और इसी टॉर्क का मान हमको निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें बल कहां कहां पर किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है। जब ये आयताकार लूप हम ले लिए, ठीक है, तो आयताकार लूप लिए हैं तो दो यहां पर
एक करंट का प्रवाह इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, चारों भुजा में हो रहा है। पी क्यू आर एस में क्या है, चारों तरफ में इसके भुजा होगा कि नहीं, और चारों भुजा में तो ये हालांकि हम समांतर चतुर्भुज की तरफ नहीं लिए हैं, ये हम थोड़ा तिरछा रखे हुए, ठीक है। कहने का अर्थ हुआ कि आपका जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें हम ऐसे रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं कि नहीं, है एकदम आयताकार। तो जैसे ये आयताकार है, ऐसा हम आयताकार लिए, लेकिन थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है। तिरछा भी रख सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं, मतलब ये घूमेगा तो कभी तिरछा होगा, कभी सीधा होगा, इस प्रकार से रोटेट नहीं करेगा। रोटेट करने पर क्या होगा, तिरछा सीधा तो होते रहेगा। अब देखो इसके एक फलक के साथ हम कोण मान लेते हैं थीटा, कितना मान लेते हैं, थीटा। तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। समझना पहले थीटा कोण कैसे बना है, इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा इस प्रकार से रोटेट करेगा ऐसे में, या फिर मान लो कि इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, ऐसे अगर रोटेट कर रहा है तो रोटेट करेगा, तो इस केस में यहाँ पे जो कोण कैसे बना हुआ समझना। जैसे ये मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ऐसे में हम अपने हाथ पे रख लेते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मार्कर से समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसे में तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गया। अब इसके साथ क्या है कि इसको अगर हम मान लो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अगर इसको ऐसे रखते तो इसके साथ कोण बन रहा है कि नहीं, इसके साथ एक कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये जो कोण बनेगा, इसी कोण को हम यहाँ पर थीटा लिखे हैं। ऐसे में इस कोण को क्या लिखे हैं, थीटा के रूप में लिखे हैं कि मतलब यहाँ पर पी एस के साथ थीटा कोण बना, ठीक है। और ये देखो एक इसमें तल क्या रहेगा, इसको जब हम इस प्रकार से लिए हैं तो एक तो इस पर लंबवत रहेगा, एक कोण निश्चित रूप से 90 डिग्री कोण बनेगा, एक फलक के साथ, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है उसके साथ यहाँ पर कोण थीटा बन रहा है ऐसे में, लेकिन एक कोण निश्चित रूप से कितना रहेगा, 90 डिग्री का ही रहेगा, ठीक है। दो इसके बीच में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसमें तो फिक्स है कि 90 बनेगा, चूंकि ये सीधा है, लेकिन इसके साथ ही आपका कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। कितना पर रोटेट किया, ये नहीं पर, ये आपका परिवर्तित होते रहेगा, लेकिन ये आपका परिवर्तित नहीं होगा। देखिए ये परिवर्तित कैसे नहीं होगा, जैसे ये आपका है तो इसको हम कितनों घुमाएंगे तो ये सीधा ही रहेगा, नहीं है खड़ा, ये इस पे खड़ा ही रहेगा कि चाहे जैसे इसको घुमा दो ये खड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो ये कोण निश्चित रूप से 90 ही रहेगा, ये कोण और ये कोण, इस कोण में दोनों में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, 90 के 90 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो हम इसमें देखेंगे बल किस तरफ लग रहा है। जैसे यहाँ पर ये बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया ऐसे में, और इसमें विद्युत PQ पर पहले हम देखते हैं कि PQ पर बल किस दिशा में लगेगा, ठीक है। दोनों पर हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसमें तो क्या है कि यहां से यहां तक की दूरी को इसको मान लेते हैं लंबाई, इसको क्या मान लेते हैं, लंबाई, और इसको मान लेते हैं चौड़ाई, मतलब यहां से यहां तक का दूरी को मान लेते हैं B मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, तो एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया। तो यहाँ पर लिखे हैं, माना कि PQRS एक आयताकार लूप है जिसकी लंबाई L और चौड़ाई कितना है, B है। तो इसका लंबाई ले लिए L और चौड़ाई ले लिए है B, ठीक है। इसी के बारे में लिखा हुआ है पूरा। फिर लिखे इससे I विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो देखो इससे I विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। देखिए इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो अनुप्रस्थ काट कहने का मतलब समझना, जैसे ये तुम्हारा अगर हम लिए हैं तो इसमें इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस सतह जो देख रहे हो, ये सतह बनाएगा, चारों तरफ अगर हम तार को अगर घेर देते हैं तो ये जो सतह बनेगा, इसका जो क्षेत्रफल कितना है, इसका हमको क्षेत्रफल लेना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हो रहा है A, ठीक है। तो इस लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रख दिए हैं। इस लूप को हम क्या किए हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखे हुए, ठीक है। तो लिखे माना कि किसी क्षण लूप चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में थीटा कोण बना रहा है, मतलब कोई क्षण लिए, मतलब किसी समय जैसे इसे रोटेट कर रहा है, थीटा का मान चेंज होते रहेगा कि नहीं। तो कोई खास समय में क्या ले रहे हैं, कोई खास समय में हम ले रहे हैं कि थीटा कोण बना रहा है। तब हमें निकालना है लूप में कितना टॉर्क उत्पन्न होगा, ऐसे में इसका मान हमको निकालना है कि इसमें कितना टॉर्क उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। दो यहां समझना पहले तब हम यहां पर क्या करेंगे समझना। अब ये टॉर्क निकालना, तो पहले देखो टॉर्क उत्पन्न कब होगा, जब बल लगेगा, ठीक है। ऐसे बल नहीं लगेगा तो टॉर्क उत्पन्न होगा ही नहीं। तो अब तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हम लगाएंगे, ठीक है।
तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ में क्या करते हैं बताओ, ये किसको दिखाता है, करंट का दिशा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो दो करंट जा रहा है नीचे की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, तो बल कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। करंट जा रहा है नीचे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ हुआ कि नहीं, तो बी का दिशा क्या ले रहे हैं, इस तरफ ले रहे हैं। तो ये नीचे की तरफ, ये इस तरफ, तो ये बी क्या होगा, सामने की तरफ। मतलब यहाँ पर बी लग रहा है ऊपर की तरफ, कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये ऊपर की तरफ दिखाने के लिए थोड़ा इसको तिरछा बना देते हैं, ताकि लगे कि ये ऊपर की तरफ बल लग रहा है। क्या बल लग रहा है, इसको सीधा नहीं किया, मतलब इधर लग रहा है तो हम सीधा करते हैं, लेकिन हमको ऊपर की तरफ दिखाना है। तो ये ऊपर की तरफ अगर यहाँ रखे तो छाया इधर नहीं बनेगा, तो समझो उसका छाया बना दिए। तो ये बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। अब देखो इस पे भी आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। इस पे बल कहाँ लगेगा, इसमें करंट की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इस तरफ। तो ये करंट का दिशा हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र। तो अब इसमें अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं। इसमें अगर देखेंगे तो करंट का दिशा ऊपर है, और ये इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर की तरफ। अंदर भी जा रहा है तो क्या हो रहा है, लंबवत जा रहा है। ये भी क्या जा रहा है, लंबवत जा रहा है। तो इसका क्या होगा, तो चूंकि इस प्रकार से जा रहा है तो इसको हम मान लेते हैं, इसको भी एफ मान लेते हैं, ठीक है। सबका हम निकालेंगे, इसको F1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लिए, F1, और इसको मान लेते हैं F2। इसको मान लिए, एक को F1 मान लिए, एक को F2 मान लिए, ठीक है। उसके बाद देखो F1 F2 तो हम मान लिए। अब देखना है कि इस पे बल किस दिशा में लग रहा है। इसमें सभी पर हमको देखना है कि बल किस तरफ लग रहा है। इस पे निकाल लिए, इस पे निकाल लिए, फिर इस पे निकाल लेंगे, इस पे निकाल लेंगे। तो इस पे बल पहले बताओ किस दिशा में लगेगा। इस पे अगर हमको बल देखना है तो देखो यहां पर क्या है कि ये कोण चेंज हो रहा है। इसमें बल का अगर दिशा देखना है तो यहां पर भी देखो, जैसे ये रखा हुआ है तो ये अगर ऐसे रोटेट करेगा तो इसमें भी एक समय ऐसा आएगा, अगर सीधा ये होगा तो इस केस में इसमें भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं। इसमें जब ऐसे हम रोटेट करें तो जब ये जैसे सीधा होगा तो इसमें भी कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और जब वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, या फिर ऐसे आप इसको सीधा कर लो, ठीक है। जब ये सीधा करेंगे या फिर 90 डिग्री पर रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के 90 डिग्री पर रखो, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा सतह है और इसको 90 डिग्री पर रखेंगे तो करंट का दिशा क्या होगा, ऐसे हम रख रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट इधर जा रहा है, कि समझना पे ध्यान देना। यहाँ पर इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंबल बना देते हैं ताकि तो हम लोग को समझ में आए। ऐसा समझ में हो सकता है दिक्कत, इसमें करंट इधर है, इसमें ये है, इसमें ये है, और इसमें इस दिशा में, ठीक है। अब देखो इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। अब रोटेट करने के बाद देखना दिशा किस तरफ आता है, ये तो नीचे जा रहा है, इसको हम 90 पर ले आते हैं। तो बताओ ये करंट का दिशा क्या जा रहा है, अंदर की तरफ। देखो ये जो एरो है ये अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं, ये करंट ऑटोमेटिक हम इसको 90 पर जब लाएंगे ताकि हमको यहाँ पर से चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पता चले, तो ये क्या रहा है, अंदर की तरफ। अब देखो हम यहाँ पर करंट की दिशा को अंदर रखेंगे, क्या रखेंगे, इसको रखना है। तो ये अंदर जाएगा, ऐसे में ये अंदर जा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जाएगा कि नहीं। तो ये अंगूठा कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा कि नहीं। तो यहां पर क्या है कि ये बल आपका ये नीचे की तरफ लगेगा, क्या लगेगा, इसको आपको नीचे की तरफ लिखना पड़ेगा। मान लो ये इस प्रकार से एक बल लग गया, ठीक है, या ऐसे समझो नीचे की तरफ ही परपेंडिकुलर रहेगा, लगभग सीधा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ F3 इसको मान लेते हैं। फिर इस पर भी देखेंगे तो सीधा करके देखेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी तो तुम जब सीधा करोगे, जैसे ये है कि नहीं, इसमें जब सीधा करें तो देखो ये करंट क्या आ रहा है, बाहर की तरफ। ये देखो किस तरफ मुड़ेगा, बाहर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। तो जब ये बाहर की तरफ मुड़ रहा है तो इसको हमको अंगूठा, मतलब इसको बाहर की तरफ रखना पड़ेगा। ये तो देखो ये ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया F4। तो चारों भुजा पर पहले हम बल निकालें, क्या निकालें, बल निकालें। अब जो यहां समझने लायक क्या है पहले ये समझना, ठीक है। जैसे ये आपका रोटेट कर रहा है तो ये आपका क्या है कि चेंज यहाँ पर कौन कौन कर रहा है, ये वाला कौन चेंज करेगा, ये वाला आपका सीधा एकदम है, ऐसे इसमें कोई परिवर्तन, ये 90 का 90 ही बना हुआ है, मतलब ये सीधा ऐसे रखा हुआ है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे में ऐसे जब ये घूम रहा है तो ये तो सीधा का सीधा है, और सीधा रहेगा तो ये 90 का 90 हमेशा बना हुआ रहेगा। यहाँ पर थीटा कौन चेंज कर रहा है, ये वाला, ये हमेशा चेंज कर रहा है, ठीक है। इसमें बल एक इधर अंदर की तरफ लगा, ये बाहर की तरफ लगा, और इसमें देखो क्या हो रहा है,
इसमें क्या हो रहा है कि ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, दोनों एक दिशा में आ रहा है, बल लग रहा है, ठीक है ऐसे में, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, विपरीत दिशा में, ये भी बल है, ये एक इस तरफ है इस तरफ है, लेकिन दोनों एक रेखा पर है, तो एक रेखा पर बल लगेगा। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा है मार्कर, ठीक है, इसमें भी अंदर की तरफ बल लगे, इधर लगे, तो कोई फर्क पड़ेगा ढकेल रहे हैं तो? जैसे मान लो ये बल हम इसको इस तरफ ढकेल रहे हैं, इस तरफ, और इसको ये इस तरफ, तो दोनों तरफ से ढकला, कोई फर्क पड़ेगा इस पर? ये शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ F3 और F4 क्या विपरीत दिशा में बल है, और ये बराबर परिमाण का भी बल रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या है कि एक ही दिशा में रहने के कारण, मतलब ये तुम्हारा एक रेखा पर रहने के कारण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये रेखा बन रहा है कि नहीं, लेकिन अगर मान लो कि ये विपरीत दिशा इस प्रकार से बनता है, वो इधर जाता, वो इधर जाता, अगर एक इधर जाता और एक इधर आता, तो इस केस में ये ऐसे घूम जाता कि नहीं, इसको हम इधर खींच रहे हैं और इसको इधर खींच रहे हैं, तो ये घूमता कि नहीं घूमता। लेकिन अगर ये विपरीत दिशा हो रहा है, लेकिन ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो अगर रेखीय हो जाएगा, अगर रेखीय अगर हो गया तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर समांतर होगा, मतलब ये इस तरफ हो, एक बल इस तरफ जा रहा है और एक बल क्या है, इस तरफ जा रहा है, यहां पर जुड़ा हुआ है, और दोनों तरफ से अगर खींचेगा देखो इस प्रकार से, तो क्या होगा, खींचेगा तो इधर खिंचाएगा इधर खिंचाएगा, घूमेगा कि नहीं, इसमें केस में क्या है, रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ F3 F4 सबका पहले हम मान निकालेंगे कि कितना कितना सबका वैल्यू आ रहा है, ठीक है, और वैल्यू निकालने के बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो लूप के भुजा के कारण कितना कितना बल लग रहा है, इसको हमको निकालना है। देखते हैं, अब लूप के भुजा पर लगा बल, तो लूप के भुजा पर कितना बल लग रहा है, लूप का मतलब कॉइल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लूप के भुजा पर कितना बल लग रहा है, इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा के पहले निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं PQ भुजा पर कितना बल लगा। तो बताओ हमको यहाँ पर जो भुजा लेना है PQ लेते हैं भुजा PQ पर। तो बताओ भुजा PQ पर जो बल लगा है उसका डायरेक्शन तो हम निकाले हुए हैं, तो इस पर बल लगा है F1, कितना लगा है F1, कितना लगा है F1। तो F1 का मान क्या होगा, तो एक धारावाही चालक को जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक पर कितना बल लगता है, कल हम निकाले थे, मतलब कल नहीं परसों निकाले थे, लिखे होंगे BIL sin थीटा आया था, BIL sin थीटा आया था। तो यही यहां पर भी लिखा गया है, इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना है B है कि नहीं, करंट कितना जा रहा है I, और यहां पर L कितना होगा, तो L यहां पर ये लंबाई को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, इस धारावाही चालक के कितना लंबाई है इसको दिखाएगा। तो यहाँ लंबाई कितना है L, तो यहाँ पर L लेंगे, इसमें कितना लेंगे B, क्योंकि इसका तो आयताकार है, तो जितना ये L है तो ये भी कितना होगा L, और चौड़ाई B है तो ये भी कितना होगा B, तो इसका लंबाई हम L लेके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखाएगा BIL sin थीटा, ठीक है। अब बताओ ये तो हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाला है, अब परपेंडिकुलर रहने वाला है इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ थीटा बराबर कितना आएगा, थीटा इक्वल टू होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, और जब थीटा 90 डिग्री हो गया तो बताओ F1 बराबर कितना होगा, तो sin 90 के मान कितना होता है 1, और जब थीटा जहां पर हम 90 रखेंगे तो sin 90 का मान कितना हो गया 1 नहीं हो गया जी। अब यहाँ पर 1 रखाएगा तो बताओ यहाँ पर आपका बचा क्या, BIL बचा, इसको मान लेते हैं 1, मतलब F1 को हम ऐसे में ऐसे F1 लिखा हुआ है तो F1 से डिफरेंट हो ही जा रहा है, तो शो आता है 1 2, F1 लिखा हुआ है ना, F1 है F2 है F4 है, सब है कि नहीं, ऐसे डिफरेंट हो ही जाएगा, तो BIL लिखाएगा। लेकिन अब ये बल किस तरफ लग रहा है ये भी हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बल कहां तक था, आउटवर्ड था कि इनवर्ड था, लेफ्ट हैंड बताए थे जी, आउटवर्ड था कि इनवर्ड था, पहले ही बताओ। जैसे हम धारा का दिशा ऐसे रखे, इसको नहीं रखे तो ये बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं, ये आउटवर्ड नहीं है, इसको आउटवर्ड लिखेंगे। तो आउटवर्ड कैसा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, इस तल पर क्या है कि परपेंडिकुलर खींच रहा है, ठीक है। इसका डायरेक्शन अगर हम लिखेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन लिख सकते हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ये बल लग रहा है, ठीक है। तो ये F1 निकाल लिए, ठीक है,
चलो जी इतना स्क्रीनशॉट कर लो पहले। लाइन कटा हुआ है आज। क्या बी किस लिए दिए? बताओ, हम धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे थे तो बल का फॉर्मूला क्या आया था? कल नहीं, मतलब शायद शनिवार को हम बताए थे। ए बराबर नहीं आया था जी, बी आई एल साइन थीटा फॉर्मूला आया था। जहां बी होता है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, आई होता है विद्युत धारा और एल होता है जो चालक है उसका लंबाई। एल क्या होता है? चालक की लंबाई। तो ये फॉर्मूला बताए थे, ए बराबर ए बराबर ये फॉर्मूला बताए थे जी। आज तो बहुत कम ऑनलाइन है। चलो कोई बात नहीं, आज पूरा बताइए छोड़ेंगे तो है चाहे नहीं रहे। तो F1 में क्या, बी आई एल परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन तो होगा, ये तो कन्फर्म है, इतना समझ रहे हो। अब दिक्कत है तो बोलो इसमें कहीं, बी का लिए अब समझ में आ रहा है? थीटा 90 कैसे हुआ ये समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो समझो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं। थोड़ा लंबा है, ठीक है, पूरे 1 घंटा ही लेगा, चूंकि समझाना पड़ रहा है। खाली बनाते तब तो हम 15 मिनट में बना देते हैं, 10 से 15 मिनट काफी था फिर बनने में। मेन समझाना है इसलिए थोड़ा समय लगेगा। तो इसके बाद हम निकाल लेते हैं F1 तो निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं F2। क्या निकाल लेते हैं? F1 निकाल लिया, अब निकालते हैं F2। ऐसे में तो F2 का मान क्या आएगा? लिख देते हैं भुजा RS पर कितना बल लग रहा है, लिख देते हैं भुजा RS पर बल निकालते हैं। तो भुजा RS पर बल कितना आएगा? तो इसको माने हम F2, इसको माने कि नहीं F2। तो बताओ, इसमें भी देखो, इसमें भी कितना विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है? I। तो इसमें भी I जा रहा है, और इसके लिए भी चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B। और चूंकि आयताकार है, अगर ये लंबाई L है तो ये भी लंबाई कितना रहेगा? L रहेगा। क्योंकि आयत में क्या होता है? आमने सामने भुजा की लंबाई बराबर होता है। तब यहां पर भी तुम्हारा क्या आएगा? BIL साइन थीटा, इसमें भी लिखाएगा। और यहां पर भी थीटा का मान क्या होगा? जब ये परपेंडिकुलर है तो ये भी तो परपेंडिकुलर रहेगा जी। तो यहां पर भी थीटा का मान कितना जाएगा? 90 डिग्री। कितना आएगा? 90 डिग्री। इसलिए यहां पर भी F2 का जो मान आएगा वो जाएगा BIL। कितना जाएगा? BIL। लेकिन अब देखना इसमें बल का डायरेक्शन क्या है, ये हमको देखना पड़ेगा, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। ऐसे में दो, ये हम धारा का दिशा रखें, ये गिर गया तो अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। तो ये इनवर्ड हो रहा है कि नहीं? तो ये इनवर्ड भी होगा, परपेंडिकुलरली होगा। क्या होगा? तो यहां पर इसका डायरेक्शन अगर हमको लिखना है तो लिखेंगे परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ऐसे में। तो ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड ये भी है, मतलब ये आपका बाहर की तरफ है और ये आपका अंदर की तरफ है, तो यहीं पर टॉर्क उत्पन्न होगा। ये इधर खींच रहा है, इसको अंदर खींच रहा है, तो ये दो निकल गया। उसके बाद हम निकालते हैं भुजा SP पर निकालते हैं, भुजा SP पर बल निकालेंगे। तो भुजा SP पर बल जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है ये देखना है हमको। तो भुजा SP पर इसको मानेंगे F3, माने क्या माने हैं? F3। तो इसके लिए भी आपका देखिए, सबसे पहले विद्युत धारा इसमें कितना है? I। इसके लिए भी चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B। तो I और B इसमें भी सेम है, लेकिन यहां पर थीटा का मान चेंज हो जाएगा। थीटा का मान यहां पर वेरिएबल है, ठीक है। थीटा का मान क्या है? जैसे ऐसे अगर रहेगा तो थीटा का मान कुछ और होगा, इस सतह के साथ बनेगा थीटा। तो ऐसे अगर तिरछा करेगा तो और बनेगा, और बड़ा करेगा तो और बनेगा, फिर 90 अगर, मतलब ये थीटा चेंज होता जाएगा। इसमें चेंज होगा एक में, और एक में तो फिक्स था कि 90 था। तो इसमें हम थीटा कंफर्म नहीं ले सकते कि 90 है कितना है, हम कंफर्म नहीं लेंगे, तो इसमें थीटा ही छोड़ देंगे। क्या करेंगे? थीटा ही छोड़ेंगे। मतलब यहां पर लिखाएगा BIL साइन थीटा खाली लिखाएगा। एक में एल यहां पर नहीं लिखाएगा क्योंकि इसका चौड़ाई कितना है? B है। यहां पर B लिखेंगे, BI
छोटका बी लिख रहे हैं, ये बड़का बी है, ऐसे में लिखाएगा यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि इसका लंबाई जो था वो बी था, कितना था, बी था, तो यहाँ पर बी लिखाएगा। अब इसका डायरेक्शन बताओ क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है। देखो ये है ना जी, इसको अगर हम परपेंडिकुलर लेके दिखाए थे कि नहीं, तो इस केस में अगर हम देख रहे थे तो विद्युत धारा की दिशा अगर हम ले रहे थे इस साइड में और ये इस साइड में, तो क्या आ रहा था, नीचे आ रहा था कि नहीं आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ये वर्टिकली इनवर्ड लिखाएगा, क्या लिखाएगा, नहीं नीचे की तरफ नहीं है तो डाउनवर्ड लिखाएगा, नीचे डाउन हो रहा है, ऐसे में अपवर्ड मतलब ऐसे आगे बढ़ना और इनवर्ड मतलब अंदर जाना। इस सतह के अंदर जाएगा तो इनवर्ड, बाहर आएगा तो अपवर्ड, नीचे जाएगा तो डाउनवर्ड और ऊपर जाएगा तो अपवर्ड, ये भी कहलाएगा ऐसे में। तो इस प्रकार से हमको लिखना पड़ेगा, डाउनवर्ड और अपवर्ड का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसका डायरेक्शन लिखाएगा वर्टिकली, वर्टिकली के मतलब समझ रहे हो, मतलब इसके सीधे में नीचे, तो इसको क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ऐसे रहता है इसको वर्टिकल बोलते हैं, ऐसे रहता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर, क्या होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ रहेगा ऐसे में। तो यहां पर लिख देते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इतना हमको दिक्कत नहीं है जी, वर्टिकली लिखे चाहे ऊर्ध्वाधर लिखे क्या बात है, ऊर्ध्वाधर लिखो चाहे जो लिखो एक ही बात है कि नहीं। एक मिनट, इसमें डबल एल पड़ता है, इतना समझ में आ गया। अब निकालेंगे हम भुजा, इस पे निकाल रहे हैं क्यू आर पर, किस पे निकालेंगे, क्यू आर पर बल निकालेंगे। तो भुजा क्यू आर पर कितना बल लगेगा ये हमको देखना है। तो क्यू आर पर जो भी बल लगेगा, तो इसमें दो क्या है, इसमें भी विद्युत धारा आई है, चुंबकीय क्षेत्र बी ही है, इसका अगर लंबाई बी है तो इसका भी लंबाई कितना होगा बी, और इसमें भी थीटा चेंज करेगा, क्योंकि यही वाला ना बात है, जब ये वाला घूमेगा तो ऐसे है, तो अगर ये घूम रहा है तो ये तो घूम रहा है साथ साथ है, दोनों में कौन क्या है, सेम बनेगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है। तो यहां पर भी आपका क्या लिखाएगा, F4 बराबर लिखाएगा बी आई बी साइन थीटा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, वर्टिकली ये भी है लेकिन क्या है ऊपर की तरफ है, इसका लिखाएगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। तो चार डायरेक्शन हम बना दिए, बनाए कि नहीं, एक आउटवर्ड बनाए, एक इनवर्ड बनाए, एक डाउनवर्ड बनाए, एक अपवर्ड बनाए, ऐसे में ये इसी में इसी के अंदर में था, तो यहाँ पर डाउनवर्ड इनवर्ड हो गया, और इसमें क्या है इनवर्ड, ये सब इनवर्ड के मतलब अंदर की तरफ और आउटवर्ड के मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये आपका हम चारों बल निकाल लिए, F1 F2, उसके बाद तुम्हारा निकल गया F3 और F4। तो देखो यहां पर एक चीज देखना, ये वाला बल और ये वाला बल दोनों सेम है, F3 और F4 सेम है, और यहां पर F1 और F2 भी सेम है। तो F1 के बराबर कौन है, F2, ये बराबर परिमाण का बल है, और F3 के बराबर कौन है, F4 है। लेकिन एक चीज याद रखना कि एक जगह पर टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, कहां पर टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, यहां पर, क्योंकि ये नीचे की तरफ तो ये ऊपर की तरफ, मतलब ये एक दूसरे की तरफ ढकेल रहा है, विपरीत तो है लेकिन एक रेखा में ढकेल रहा है, क्या कर रहा है, एक रेखा में ढकेल रहा है, तो यहां पर टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, दोनों क्या जाएगा, निसफल हो जाएगा, क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। बराबर परिमाण का है, विपरीत दिशा में है, लेकिन रेखीय है, क्या है, रेखीय है, जिसके कारण यहां पर टॉर्क का उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो ये ला तो हो गया था, तो यहां पर लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे, यहां F3 तथा F4 बराबर परिमाण, दोनों बराबर है, ठीक है, बराबर परिमाण विपरीत दिशा विपरीत दिशा तथा संरेखीय बल है, संरेखीय
बल है। संरेखीय मतलब एक रेखा पर, ऐसे संरेखीय मतलब क्या होता है, एक रेखा पर बल है, और एक रेखा पर जब बल लगेगा तो ये दोनों एक दूसरे से निष्फल हो जाएगा और किसी प्रकार का टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे में तो यहां पर दोनों क्या हो जाएगा, F3 और F4 क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए इसलिए F3 तथा F4 एक दूसरे से निष्फल हो जाएगा, निष्फल मतलब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, निष्फल हो जाएगा। तो बताओ इसके कारण कोई टॉर्क उत्पन्न होगा, जब निष्फल हो गया बल तो कोई टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे में अब हमको देखना है F1 और F2 के कारण क्या होता है। तो यहां पे टॉर्क तो उत्पन्न हुआ, तो यहां पे सकते हैं, अतः यहीं पे ले देते हैं F3 तथा F4 के कारण टॉर्क की उत्पत्ति नहीं होगी, टॉर्क की उत्पत्ति नहीं होगा। ऐसे में अब हमको देखना है कि F1 और F2 के कारण टॉर्क कितना उत्पन्न होगा, इसको अब देखना है। तो अभी हम F3 और F4 को निष्फल पहले किए, ठीक है। अब F1 और F3 F2 पर आएंगे, ठीक है। इसके पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, तब हम आगे बताते हैं। और कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। कहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कहीं भी अगर दिक्कत है तो। कोई दिक्कत है जी? एक दूसरे से छूट गए तो क्या कर, से निष्फल हो जाएगा। कौन टॉर्क नहीं समझ में आया? टॉर्क के मतलब झटका होता है एक प्रकार का जी। जैसे मान लो ये है, इस प्रकार से अगर मान लो उसको इधर खींचते इधर खींचते तो ऐसे घूम जाएगा कि नहीं, इसमें रोटेशन आएगा कि नहीं, इसी को बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? इसमें टॉर्क के बारे में 11th भी पढ़ना था। जैसे मान लो इसको इधर हम खींच रहे हैं, जैसे ये मार्कर है, वो बल इधर खींच रहा है, वो यहां से इधर खींच रहा है, तो ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ऐसे घूम जाएगा, ये घूम जा रहा है, इसी को बोलेंगे टॉर्क। तो इसमें कितना मतलब झटका उत्पन्न होगा, कितना मतलब घूमेगा, जो घूर्णन रोटेशन होगा उसी को बोलेंगे हम टॉर्क। ऐसे में तो दो टॉर्क कब उत्पन्न होता है, जब बराबर परिमाण का क्या है कि वो इधर लग जाए वो इधर लग जाए, बराबर बल लगना चाहिए, लेकिन वो इस दिशा में लगना चाहिए, वो इस दिशा में लगना चाहिए। तो एक यहां यहां रहेगा, समांतर बल होना चाहिए, एक इधर लगा है वो यहां लगा, समांतर रहेगा तब नहीं लगेगा टॉर्क, ऐसा नहीं लगेगा, उत्पन्न होगा टॉर्क, ठीक है। तो देखो अब यहां पर हम लिखेंगे, दो यहाँ F1 का मान और F2 का मान भी बराबर है, F1 F2 का मान क्या है, बराबर है, ठीक है। तो उसके कारण देखेंगे टॉर्क लग रहा है कि नहीं। ये तो एक रेखा में लगा, इसके कारण टॉर्क यहाँ पर नहीं लगा। एक रेखा में लग रहा था मतलब वो इधर अंदर की तरफ इधर लग रहा है, वो इधर लग रहा है, लेकिन एक रेखा में लग रहा है, तो यहाँ पर टॉर्क उत्पन्न नहीं हुआ, ठीक है। अब हम आएंगे F1 और F2 के पर, F1 और F2 पर आएंगे, ठीक है। F1 और F2 पर देखना है कि टॉर्क लगता है या नहीं लगता है। तो चलो अब F1 और F2 पर आते हैं। तो देखो अब F1 और F2 में क्या है, लिखेंगे F1 तथा F2 ये भी क्या है, बराबर परिमाण का है, बराबर परिमाण, और इसका भी दिशा क्या है, विपरीत, लिख देते हैं विपरीत दिशा तथा
विपरीत दिशा में है तथा क्या है, ये एक रेखा पर नहीं लग रहा है, ये एक समांतर रेखा पर लग रहा है। किस पे लग रहा है, एक यहां से लग रहा है और एक यहां से लग रहा है। ऐसे में मतलब इतना डिस्टेंस है, इतना क्या है, दोनों के बीच में दूरी है। तो एक रेखा पर लगता तो ये भी नहीं सफल हो जाता, लेकिन ये समांतर रेखा पर लग रहा है, जिसके कारण ये इसे घूम जाएगा। क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। लिखेंगे विपरीत दिशा तथा समांतर रेखा पे लग रहा है, तथा एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर है ऐसे में। और जब समांतर है तो यहां पर टॉर्क की उत्पत्ति होगा। लिखेंगे इसलिए F1 तथा F2 के कारण टॉर्क की उत्पत्ति होती है, टॉर्क की उत्पत्ति होती है ऐसे में। अब टॉर्क की जब उत्पत्ति होगी तो देखेंगे टॉर्क कितना उत्पन्न हुआ है, इसको अब हमको निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकालेंगे टॉर्क का मान ऐसे में। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क हम निकाले थे इलेक्ट्रोस्टैट में भी, दूसरा लेसन में जब इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाए थे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में भी हम टॉर्क निकाले थे, और उसमें भी टॉर्क को डिनोट किससे किए थे, टॉ से। इसको टॉ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टॉ ऐसे में। तो टॉ से डिनोट करते हैं। तो टॉर्क का हम एक फॉर्मूला भी लिखाए थे, याद है। टॉर्क का फॉर्मूला था कि जो दो बल लगेगा, सबसे पहले दो बल लगता है तभी टॉर्क की उत्पत्ति होगा, बिना एक बल के टॉर्क की उत्पत्ति नहीं होता है। तो दो बल में कोनो एक बल को लेना है, तो यहां पर लिखाएगा एक बल, लिखाएगा एक बल गुना क्या लिखेंगे, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर दूरी। जैसे ये है तो यहां पर लंबवत दूरी जो लेंगे, लिखेंगे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है जो हम दूसरा लेसन में भी बताए थे, ठीक है। तो बताओ, इसलिए टॉ बराबर कितना आएगा। अब देखो हमको ये परपेंडिकुलर दूरी के लिए हम एक फिगर और बनाते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर दूरी आखिर होगा कितना, ये हमको देखना पड़ेगा ऐसे में। तो परपेंडिकुलर दूरी के लिए तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में लगाना है टॉर्क जी। ये रेखा हुआ और एक ये रेखा, ये हो रहा है ऊपर की तरफ, ये हो रहा है अंदर की तरफ। तो यहां से यहां तक का लंबवत दूरी कितना है, तो लंबवत दूरी करने के लिए हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें मिलाएंगे, मिलाएंगे कि नहीं। यहां पर से इसको हम इसमें क्या करेंगे, मिलाएंगे, और मिलाने के बाद जो आएगा उसी में करेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो इसको हम एक फिगर अलग बना देते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा रेखा हो गया, ठीक है, ये तिरछला रेखा है, इसका लंबाई कितना है b, और यहां पर क्या दे रहा है p, और यहां पर क्या है s, ठीक है। और ये तुम्हारा नीचे की तरफ गया है, तो इसको हम यहाँ पर नीचे की तरफ ले लेते हैं, और यहाँ पर से ये लंबवत गया, ये तुम्हारा रेखा जो हम खींचे डॉट डॉट में, ये लंबवत है। तो यहाँ मिल गया, तो इसको मान लेते हैं n, क्या मान लेते हैं। इसको हम समझाने के लिए यहां से इतना को हम काट के निकाल लिए, इतना को हम काट के क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ताकि ये समझ में आए, ठीक है। अब बताओ, ये जो रेखा खिंचाया है, ये इसके समांतर है कि नहीं, ये जो रेखा है ये इसके समांतर है। और जब समांतर है तो इसमें जब थीटा बना है तो इसमें भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। इसका मतलब ये कोण का मान कितना होगा, थीटा हुआ कि नहीं। हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा तभी हम निकाल पाएंगे। तो बताओ यहाँ पर बल कौन कौन लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर तो हम बना दिए। तो यहाँ पर एक बल, तो एक बल ले लेते हैं F1, दो F1 लेंगे चाहे F2 लेंगे। और देखिए दोनों बलों के बीच का लंबवत दूरी, तो दोनों बलों के बीच का लंबवत दूरी कौन होगा, ये ना होगा, ये लंबवत दूरी है। तो लंबवत दूरी कौन है यहाँ पर, Pn कौन है, तो Pn हमको लेना पड़ेगा। तो Pn का मान निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, Pn का मान निकालना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं हम 1, क्या मान लेते हैं 1 मान लिए, और Pn का मान निकालेंगे, ठीक है। या फिर F1 के भी मान रख दो तब हम निकालेंगे। F1 का मान कितना आया था, F1 का मान आया है BIL, और इसको लिख देते हैं Pn, और इसको मान लेते हैं 1, मान सकते हैं कि नहीं। अब देखो Pn निकालने के लिए लिखेंगे, पहले हम त्रिभुज में आएंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज PSN में, PSN में बताओ यहाँ कोण n बराबर कितना है, 90 डिग्री।
तो 90 का सामने ये किसका काम करेगा? कर्ण का। ये तुम्हारा बनेगा कर्ण। क्या बनेगा? कर्ण। निकालना हमको किसको है? इसको निकालना किसको है? अब बताओ, थीटा के सामने तो लंब होता है, तो लंब की तुमको जरूरत है नहीं, और जिस पर थीटा होता है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो हमको जरूरत है आधार का। किसको जरूरत है? और दिया हुआ कौन है? कर्ण। बी देखो दिया हुआ, बी इसका लंबाई माने थे ने, तो बी दिया हुआ, ये तो दिया हुआ है नहीं, तो हमको निकालना है आधार, और दिया हुआ है कर्ण। तो लंब और आधार में संबंध नहीं, आधार और कर्ण में संबंध किस में होता है? cos थीटा में होता है कि नहीं? तो हम यहां से cos थीटा लगाएंगे, ठीक है? तो लिखेंगे इसलिए cos थीटा बराबर कितना आएगा बताओ? तो cos थीटा बराबर आएगा b बटा h होता है। तो यहां पर b का काम कौन कर रहा है? pn। और h का काम कौन कर रहा है? b ही कर रहा है, b कर रहा है। h का काम कौन कर रहा है? यहां पर b है ऐसे में, तो यहां h का काम कौन किया? b, तो यहां पर b लिखाएगा। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, इस b का इसमें तिरछा गुना कर सकते हैं, तो pn निकल जाएगा। तो इस b का इसमें तिरछा गुना करो, तो pn बराबर कितना आएगा? आएगा b cos थीटा। इसको मान लेते हैं सेकेंड, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब यहां पर सेकेंड का मान हम रखेंगे 1 में। किस में रखेंगे? 1 में। तो बताओ यहां से टॉ इक्वल टू कितना निकलेगा? ये तो बी आई एल तो निकला हुआ है, निकला हुआ है कि नहीं? और पीएन का मान कितना आया? तो पीएन के मान आ गया बी cos थीटा। कितना आ गया? बी cos थीटा। तो यहां लिखाएगा बी cos थीटा, ले सकते हैं। तो ये निकल गया तुम्हारा टॉ इक्वल टू बी cos थीटा। तो आपका ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी क्या है? एक फॉर्मूला यहां पर निकल गया है। लेकिन इसको हम और भी अभी हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कैसे होगा समझना पहले। तो हम बी आई एल बी cos थीटा तो लिख दिए। अब बताओ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टॉ इक्वल टू बी आई को हेल देते हैं। बताओ एल इंटू बी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। जैसे अगर हम ये सतह अगर हम लिए थे ऐसे में, तो इस सतह में क्या है? ये आयताकार है कि नहीं? अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो आयत क्षेत्रफल कैसे निकलता है? एल गुना बी। इसीलिए अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल माने हैं ए। तो यहां पर एल इंटू बी जहां पर हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। मतलब यहां पर लिखाएगा ए और यहां पर लिखा जाएगा cos थीटा। यहां पर लिख देंगे चूंकि ए बराबर होता है एल इंटू बी, पता है कि नहीं? एल इंटू बी करने पर क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? अब देखो यहां पर दो आई क्या है? अदिश राशि है। आई क्या है? अदिश। तो अदिश को हम आगे कर देते हैं, ठीक है? अभी हम अदिश को एक मिनट पहले इसमें देखो फेरों की संख्या ले लेते हैं। मतलब ये एक फेरा के लिए हो गया। जैसे ये डिब्बा है, इसमें एक फेरा लगा हुआ था, तो एक फेरा के लिए टॉर्क उत्पन्न हो गया इतना। अगर मान लो इसमें ऐसा ऐसा आयताकार एन गो रहे, मतलब 10 गो रहे चाहे 20 गो रहे, अगर मान लो अगर 10 फेरा रहता तो इसमें कितना गुना करेंगे? 10 से। एक फेरा में इतना हो रहा है, अगर इसमें फेरों की संख्या रहता 10 तो कितना गुना करते? 10 से। अगर फेरों की संख्या मान लो एन है तो कितना गुना करेंगे? एन से। लिख देते हैं पहले, यदि क्वाइल में फेरों की संख्या n हो, ठीक है? मान लो n फेरा है, तो n फेरा अगर है तो इसमें n से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए टॉ इक्वल टू लिखाएगा n इंटू बी आई ए cos थीटा, लिखाएगा जी। और एन बी आई ए को बोलते हैं, दो एन आई ए को बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डायपोल बोला जाता है। याद रखते हैं, चूंकि इसके बारे में हम पढ़ाएंगे जब चुंबक में जाएंगे तब बताएंगे, ठीक है? तो यहां पर तुम्हारा वो आएगा एन आई और ए। एन आई ए बराबर होता है एम, और एम को बोलते हैं चुंबकीय द्विघूर्ण आघूर्ण बोलते हैं। द्विघूर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विघूर्ण। आघूर्ण के बारे में बताया, द्विघूर्ण के बारे में। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। मतलब यहां एम जो है क्या है? मैग्नेटिक डायपोल है।
मतलब चुंबकीय आघूर्ण का काम करेगा, ठीक है। तो एम का बराबर होता है एन आई ए बराबर एम होता है, और इस एम का मान अब हम यहां पर रखेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, पहले आप लोग इतना कर लो, स्क्रीनशॉट पहले करो जी। अब इसमें कहीं अगर दिक्कत है इतना में तो पहले पूछो और स्क्रीनशॉट करो, दिक्कत है तो पूछो और स्क्रीनशॉट करो जल्दी जल्दी। अब लगभग खत्म हो गया है, थोड़ा सा है। आज होगा नहीं, एक दिन में एक को टॉपिक नहीं होगा तो ये चैप्टर खत्म हो गया पूरा। पूछना है जी कि मिटा दें? क्या पूछना है? कहां से? PSN में बताया, यहां से देखो जी। PSN हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हो, एकदम हाइट एंड डिस्टेंस का रूल लगा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या रहता है, एगो निकालना रहता था, एगो जो दिल्ली रहता था, हम संबंध निकालते थे। तो वैसे समझो यहाँ पर दिया हुआ बी है और निकालना है आधार, मतलब निकालना है इसको, और दिया हुआ ये है और कोण भी दिया हुआ है थीटा। तो बताओ कौन सी है, मतलब यहाँ पर कर्ण मालूम है और आधार मालूम है, कर्ण मालूम है और आधार मालूम है। तो कर्ण और आधार में संबंध किस में होता है? कॉस में होता है, चाहे सेक में होता है कि नहीं? तो हम कॉस थीटा लगाए हैं ऐसे में, तो कॉस थीटा में क्या होता है? बी बटा एच। तो बी हो गया आधार और एच हो गया कर्ण। तो यहाँ आधार का काम कौन कर रहा है? पीएन। आधार का काम कौन कर रहा है? पीएन। और कर्ण का काम कौन कर रहा है? डी। कौन कर रहा है? डी। तो यहाँ पर लिख दिए बी। ये नहीं सुना कि ये वाला बी यहाँ पर लिखल है, ये आधार लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ये जो लिखा हुआ है ये बी, ये आधार है ऐसे में, ये आधार हम लिखे हैं। और ये आपका दिया हुआ था कर्ण, जो हम पहले से मान के चले, ठीक है। अब ये दिक्कत है कहीं तो वही देखो यहां से हम निकाल लिए। अब जब यहां पर बी आए तो बी का इसमें गुना करेंगे तो आपका निकल जाएगा पी एन बराबर बी कॉस थीटा। और जब बी निकल गया, पी एन निकल गया, तब हम यहाँ पर पी एन का मान रख दिए हैं, यह पी एन का मान यहाँ पर रखे हैं, तो बन गया बी आई एल बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा है तो बी कॉस थीटा लग दिए। और एल इंटू बी बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आ गया ए। अब ए बराबर एल इंटू बी हुआ, तो लिखे क्वाड्रेंट में अगर एन फेरा रहेगा तो यहाँ पर लिखा है एन बी आई ए कॉस थीटा लिखाएगा। अब वो एन बी एन आई ए को बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डायपोल, जो अभी हम पढ़ाए नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूज हमको करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। तो एन आई ए बराबर याद रखना कि मैग्नेटिक डायपोल है, इसकी जगह एन आई ए यहाँ पर हम मैग्नेटिक डायपोल को रख दिया, मतलब चुंबकीय मैग्नेटिक डायपोल लिख रहे हैं ना। अब हमको एन आई ए जहाँ पर लिखना है एम, कितना लिखना है? एम लिखेंगे, ठीक है। तो अब चलो इसको मिटा दे, तो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, और आगे समझा रहे, समझना। पता नहीं समझ में आया कि नहीं। तो दो, तब यहां पर अब टॉ इक्वल टू कितना आएगा? एन आई ए जगह पर तो रखाएगा एम, तो एम हो गया, बच रहा है क्या? बी बच रहा है। जैसे एन आई ए और एगो बी था, यहाँ पर था कॉस थीटा, था कि नहीं? तो एक जगह पर लिखा गया एम, तो ये बी बच रहा है जी, और यहाँ पर कॉस थीटा भी बच रहा है। अब दोनों के दोनों सदिश राशि होते हैं, डायपोल भी क्या होता है? सदिश राशि होता है। तो बताओ ई एम, तो इसमें वेक्टर का साइन नहीं है ना, इस पर वेक्टर का साइन है, इसका मतलब दोनों मैग्नीट्यूड के रूप में है। तो मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं एम क्रॉस एम डॉट बी, एम डॉट बी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस थीटा। यहां पर ले लेते हैं, ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, होता है कि नहीं? वेक्टर में पढ़े होगे। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो एम डॉट बी लिख सकते हैं ऐसे में। अब देखो हम यहां पर एक और हमको निकालना पड़ेगा। अब हम लेते हैं क्वाइल के तल के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच में मान लेते हैं कोई कोण है, ठीक है। जैसे अभी हम ये क्वाइल लिए थे, ठीक है, ये इस प्रकार से यहां पर रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है।
अब यहां पर कोण बन रहा है थीटा, कितना बन रहा है थीटा, और इसके साथ भी हम कोण मानते हैं कि अल्फा कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, ये जो तल है ऐसे में इसके तल के साथ दो, थीटा पर भी एग्जाम में आता है, और कभी कभी तुम्हारा इसका अभिलंब दे देगा, क्या दे देगा, जैसे तल पर जो लंब होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं कि नहीं, तो ये तल पर हम लंब ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो कभी कभी आपका ये अभिलंब पर क्वेश्चन देता है और कभी कभी भुजा पर देता है, तो भुजा पर कौन देगा तब तो यहाँ पर cos थीटा होगा, लेकिन अभिलंब पर देगा तो हो जाएगा sin थीटा। ये आपका मेन मान निकल गया टॉर्क का निकल चुका है, लेकिन अब अभिलंब पर निकालेंगे, किस पर निकालेंगे, अभिलंब पर निकालते हैं, ठीक है। लिखते हैं, मान लेते हैं माना कि क्वाइल के तल के अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच मानेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B के साथ अल्फा कोण बनता है, अल्फा कोण बनता है। ऐसे में मत तो समझ दो, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गया, ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गया। इसके साथ ये कितना कोण बनाया है, यहां दो निकाल रहे हैं, इसके साथ ये जो कोण बनाया है वो कितना बनाया है, थीटा बनाया कि नहीं। और यहाँ जो अभिलंब रहेगा इस तल पर क्या रहेगा, लंब, ये रेखा पर क्या रहेगा, लंब रहेगा। तो मतलब ये जो तुम्हारा मान लो अभिलंब है, ये नॉर्मल का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है। तो अभिलंब कब बनता है, जब वो तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, वो तल के साथ क्या बनाएगा, दो, जब ये तल के साथ 90 बना रहा था, क्या इस रेखा के साथ 90 बनाएगा, तो रेखा के साथ भी बनेगा। ये कोण दिया हुआ अल्फा, तो बता इसके बीच में कितना कोण बनेगा, 90, तब ना अभिलंब होगा जी। ये तुम्हारा हो गया किसका तल है, ये तुम्हारा ये वाला हो गया, ये मान लो P है और ये तुम्हारा क्या है, S है, ये PS बन रहा है कि नहीं, तो PS के साथ बन रहा है थीटा कोण, और ये आपका अभिलंब है जो इस पर क्या है, लंब है। तो बताओ इसके साथ कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ 90 बनाया कि नहीं, मतलब ये कोण और ये कोण जोड़ने पर कितना आएगा, 90। तो बताओ यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। तो यहां से अल्फा हम निकाल सकते हैं 90 माइनस थीटा, निकाल सकते हैं कि नहीं। ये जो निकल के आया था यहाँ पर, हो यहाँ पर अब हम रखेंगे, ठीक है, इसलिए फिर से निकालेंगे टॉ इक्वल टू, ऐसे में फिर से हम क्या निकालेंगे, टॉ इक्वल टू निकालते हैं। तो यहां पर भी रख सकते हो, जो इसके पहले जो हम निकाले थे NIB cos थीटा, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, दोनों जगह पर रख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला और पहले बनाते, पहले इसमें रख करके भी एक फॉर्मूला बनाते, वहां पर बनाए थे ना। जैसे मान लो कि एम नहीं दिले रहेगा तो वो फेरों की संख्या दिले रहे, आई दिले रहे, ए रहे, तो कुछ अलग फॉर्मूला हो रहा है। तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला, तो पहले हम ऊपर लाभ रखते हैं। तो टॉ इक्वल टू तुम्हारा आया था कितना, NIA और B था, और यहाँ पर cos थीटा था, n था। तो यहाँ NIAB, यहाँ पर cos हो गया, एक में, और थीटा यहाँ पर कितना रखेंगे, थीटा यहाँ पर रखेगा 90 माइनस, एक में थीटा नहीं निकाल, अल्फा निकाले ना जी, अल्फा थीटा के मान तो है ये, ठीक है, एक मिनट रुको, यहां से थीटा के ही मान निकालो, क्योंकि यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ अल्फा इस साइड में आएगा, क्योंकि यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो थीटा का मान निकालो, ठीक है, ऐसे में। तो थीटा निकालो 90 माइनस अल्फा लिखाएगा, तो यहाँ 90 माइनस क्या आएगा, अल्फा। अब बताओ cos 90 माइनस अल्फा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस अल्फा बराबर sin थीटा, तो sin अल्फा लिखाएगा, cos 90 माइनस अल्फा बराबर क्या जाएगा, sin अल्फा होगा कि नहीं। तब दो, ये टॉ इक्वल टू ये भी बन गया, लेकिन ये यहाँ पर कोण किसके साथ है, ये अल्फा अभिलंब के साथ है, किसके साथ है, मतलब अभिलंब के साथ कोण रहेगा तो सब चीज सेम है, खाली यहाँ पर sin अल्फा हो रहा है, क्या हो रहा है। और अगर भुजा के साथ रहेगा तो वहां पर cos थीटा होगा, समझ में आ रहा है, खाली यहाँ पर sin हो गया, वहां पर cos हो गया, अंतर इतने हैं। तो फिर हम टॉ के साथ क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये तुम्हारा हो गया b, और यहाँ पर लिखाएगा sin थीटा, लिखाएगा जी। अब बताओ इसको हम क्या लिखेंगे, जब यहाँ पर sin थीटा, तो इसका परिमाण कितना निकलेगा, इसका जब परिमाण निकालेंगे
तो दो यहाँ पर वेक्टर का साइन नहीं दिया, इसका मतलब परिमाण निकल रहा है। क्या निकल रहा है? तो यहाँ पर m क्रॉस b लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ, ये अल्फा ने है, कहने का अर्थ हुआ कि जब यहाँ पर साइन आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अभिलंब के साथ कोण अगर देगा तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट, अगर भुजा के साथ देना रहेगा तो निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपका दोनों कंडीशन में हम निकाल लिए, ठीक है। अब इसका एक दो गो स्पेशल कंडीशन है, जो स्पेशल कंडीशन को अभी हम लिखेंगे, 5 मिनट उसमें समय लगेगा, ठीक है। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट करो, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट करो। दो गो स्पेशल कंडीशन लेंगे, ठीक है। हो गया? आज का स्थिति तो बहुत खराब है तो होने का। चलो स्पेशल कंडीशन लेते हैं, मिटा देते हैं। स्पेशल केस ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर वो लेते हैं स्पेशल केस में। दो स्पेशल केस आपका है कि जब कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे जब कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, क्षेत्र के समांतर हो। ऐसे में जब कॉइल को हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लेंगे, मतलब ये जो रेखा है, ये जो ऐसे थीटा बना रहा था, ये मान लो जैसे समांतर हो गया, और जब समांतर होगा थीटा का मान कितना हो जाएगा, मतलब ये हम सीधा लेंगे, और जैसे ये सीधा होगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं। अब बताओ अभिलंब इसके साथ क्या है, 90 डिग्री पर, क्योंकि यहाँ थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना आया था, 90 डिग्री। और जब ये 0 हो जाएगा तो अल्फा बराबर कितना बचेगा, 90 बचेगा। जब थीटा 0 हुआ तो अल्फा बराबर कितना बचेगा, 90 डिग्री। तथा यहां लिख सकते हो अल्फा बराबर 90 डिग्री। ऐसे में अल्फा होगा 90 डिग्री और थीटा हो जाएगा 0। ऐसे में मतलब यहाँ पर जो तल है वो लंबवत है, तल अगर लंबवत हुआ तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। ऐसे में और अल्फा का मान हो गया 90। तो बताओ इस केस में टॉ इक्वल टू कितना आएगा। तो टॉ का फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं ना, एन आई ए बी cos थीटा लिखे थे, और थीटा का मान कितना लेंगे, 0। तो यहाँ पर थीटा का मान 0 रखो, तो यहाँ लिखा है cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। तो ये आपका जो निकलेगा वो मैक्सिमम टॉर्क होगा। ये क्या होगा, जब ये समांतर होगा, ऐसे में मतलब अभिलंब के लंबवत हो और ऐसे समांतर हो, तो उस केस में क्या निकलेगा, मैक्सिमम टॉर्क निकलता है। ऐसे में तो ये आपका मैक्सिमम टॉर्क होगा, मैक्सिमम टॉर्क। ऐसे में उसके बाद दूसरा कंडीशन ले रहे हैं कि जब कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, लंबवत हो। अब जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगे तो थीटा का मान कितना होगा, 90। अब बताओ यहाँ पे थीटा हो गया 90 और ये अल्फा बराबर कितना रहा था, 90। तो 90 90 कट जाएगा, मतलब इसी जगह घटेगा तो अल्फा का कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस केस में अल्फा बराबर हो जाएगा 0। तो बताओ यहाँ पर टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क इसी पर रखेंगे, एन आई ए बी पर, एन आई ए बी cos थीटा पर रखते हैं, ठीक है। हम अल्फा अगर रखेंगे तो साइन थीटा पर रखेंगे, क्योंकि अल्फा किस में आया था, साइन अल्फा में आया था। इसको भी तुम रख सकते हो, लेकिन वो लेना पड़ेगा साइन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ बताओ कितना आएगा, एन आई ए बी, और यहाँ पे लिखा है cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0।
और cos 90 का मान जब जीरो होता है तो पूरा का पूरा क्या जाएगा, तो यहाँ पर लिखा है NIAB इंटू जीरो बराबर कितना है, जीरो। तो ये आपका मिनिमम टॉर्क हुआ, क्या हो गया, मिनिमम टॉर्क। तो ये आपका दो स्पेशल कंडीशन था जो आपका हो गया, ठीक है। अब यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। चलो हो गया जी स्क्रीनशॉट। और आज इतना खराब कैसे पर उपस्थिति हुआ मत ये नहीं समझ में आ रहा है। अब हमारा लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाना भी बेकार है, तो ये सब घर में बैठल रहो। समझ गया। हम खाली वीडियो ऐसी बनाएंगे अकेले बैठ के और यूट्यूब पर डाल देंगे। जुटा कैसे तो हमारा नहीं पता, जुड़ते जाता है पता नहीं। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, हम अकेले आकर के बैठेंगे वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पर डाल देंगे, जरा पढ़ा रहेगा यूट्यूब पर देखेगा अपन का जी। हाँ बैटरी दोनों, तो मतलब एक दिन बारिश हो तो बैटरी दोनों हो जाए, ये कौन तरीका है जी। हमर का हो गया चार्ज कर तो रात तक चलाना की जरूरी है मोबाइल। आज बहुत खराब स्थिति है, मात्र मैक्सिमम 5 गो हुआ था और अभी 3 गो है। समझ गया। तो हमारा लग रहा है कि अब ऑनलाइन पढ़ावे से अच्छा है कि खाली हम वीडियो बना बना कर यूट्यूब पर डाल देंगे, अपन तो से यूट्यूब पर देखते रहो, जरा जरा पढ़े के 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहो, क्या जी। जब ऑनलाइन जुड़िए ना रहा है तो इतना बात कहल करेंगे फिर। यूट्यूब पर पूछ नहीं पाओगे और क्या, यहां पर पूछते हो। अंतर इतने हैं, बनवे तो हम जैसे बताते वैसे बना के यूट्यूब पर डालेंगे, लेकिन यही है कि इसमें जितना अभी हम समझाते 2 बार 3 बार, वो यूट्यूब पर जखने बनाए जाने उतना नहीं समझाएंगे, एक बार समझे ले जाएंगे, वीडियो भी छोटा हो जाएगा, वीडियो फिर लंबा होगा नहीं, एक एक वीडियो बना बना करके डाल देंगे। तो ठीक है, जो जो लाइव था उसको धन्यवाद, और जो जो लाइव नहीं है उसको कहना कि सर बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं। तुम लोग को तो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन उसको कहना बहुत बहुत धन्यवाद दिए, ठीक है। तो ठीक है।